हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीतन लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों, हमने संख्या पद्धति टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में मैं संख्याओं के वर्गीकरण में उसके 7-8 टाइप बता चुका था कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होंगी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद था पूर्ण संख्याएं क्या हैं, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। उसके बाद था पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। पूर्णांक संख्याओं में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद बताया था कि सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है वो क्या होंगी, सम संख्याएं। और उसके बाद बताया कि विषम संख्याएं क्या हैं, तो विषम संख्याओं में जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है। उसके बाद बताया था कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य में क्या था कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अगर किसी का भाग जाता है तो कहलाएंगी भाज्य, और अगर स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता तो कहलाएंगी अभाज्य। उसके बाद बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। और लास्ट बताया था कि पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णकालिक संख्याओं में क्या था कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड करने पर उसी संख्या वाले गुणनखंड को छोड़कर शेष गुणनखंडों को जोड़ने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। ठीक है। पूर्णकालिक संख्याओं के सीमित उदाहरण थे, वो मैंने आपको बता दिए थे कि 6, 28, 496 और 8128। ठीक है। आज मैं संख्याओं के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी की संख्या हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो देखिए आगे, अब अगला आता है परमेय संख्याएं। रेशनल नंबर। ठीक है। और अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ठीक है। परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होंगी। ठीक है। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q मतलब बटे के रूप में जो संख्याएं लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ P और Q जो दोनों हैं वो क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं होने चाहिए। ठीक है। यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और उसमें भी कंडीशन ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बटे में 0 आ गया तो उसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है। तो परमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या अगर हम लें बटे के रूप में, ये हो गया 2/3। ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया 7/4। ठीक है। ये लिख दिया -5/8, क्योंकि माइनस की संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, परमेय संख्याएं। अगर मान लो मैं ये लिख देता हूँ 3, अब ये 3 जो है ये क्या होगी, परमेय होगी या नहीं होगी। तो देखिए ये 3 है, इसके बटे में मैं 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 3/1 करने पर वैल्यू तो वही रहेगी 3। ठीक है। तो इसका मतलब जो 3 है और ये बटे में हो गया तो इसको हम क्या कहलाएंगे, परमेय। तो 3 को भी हम परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। ऐसे 5, -2 ये सभी संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। उसके बाद मान लो ये आ जाता है √9 आ गया। √9 आ गया। √9 भी क्या होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या निकलता है, 3। 3/1 क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। अगर मान लो ये हो जाता √16/25 तो ये भी क्या होगा, इसका मान हमें पता है 4/5, तो ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ये होता मान लो 27, ये होता, तो ये 27 का घनमूल हो गया, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक परमेय संख्या का उदाहरण होता है। अब अपरमेय संख्याएं क्या है, देखिए ये सारी संख्याएं ये तो परमेय है। अब इसमें रूट वाली वो संख्याएं जिनका हमें पूरा मान निकाल सकते हैं,
जिनका पूरा मान निकाल सकते हैं वो तो कहलाएगा परमेय, और जिनका मान हम पूरा नहीं निकाल सकते, जैसे √8, 9 का वर्गमूल सभी को पता है 3 होता है, पर √8 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ये पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका मान हमें पूरा पता है तो वो तो कहलाएगा परमेय, और जिनका नहीं पता वो कहलाएगा अपरमेय। पता है नहीं पता से ये मतलब नहीं है कि साहब हमें तो 25 का ही नहीं पता, मतलब ये है कि जिनका पूरा मान निकल सकता है वो तो होगा परमेय, और जिनका पूरा मान नहीं निकल सकता वो क्या कहलाएगा, अपरमेय। ठीक है, जैसे अगर ये होता √2/3, ठीक है, ये हो जाए जैसे 4/√5, ठीक, ये हो जाए मान लो 16/19, ठीक है। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वो किसके होंगे, अपरिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर रूट की संख्या है तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका पूरा रूट निकल सकता है, तो वो कहलाएंगी परिमेय, और जिनका पूरा रूट नहीं निकल सकता वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब इनके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो पाई है ये कैसी संख्या है, और दूसरा आता है 22/7, क्योंकि पाई की ही वैल्यू भी 22/7 है। तो ध्यान रखना है कि अगर हमें पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाता है कि 22/7 कैसी संख्या है तो इसी की वैल्यू, पर 22/7 पूछता है तो ये तो एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। तो पाई तो है एक अपरिमेय संख्या, और 22/7 जो है वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का मतलब क्या है कि मतलब वो संख्याएं जो अब तक हमने सारी पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। मतलब जो संख्याएं रियल में है, वास्तव में है, वो सभी संख्याएं क्या है, चाहे वो कोई भी है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, सम है, विषम है, पूर्णकालिक है, ये सभी संख्याएं किसमें आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, 2, 5, -4, ठीक है, 2.7, ये लिख दिया मैंने, 9/11, ये लिख दिया √3, ये सारी संख्याएं हैं जो वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होंगी, तो देखिए, तो काल्पनिक संख्याओं में वो संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, और वो कौन सी होंगी कि अगर ये काल्पनिक संख्याओं का ध्यान रखना कि अगर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है, ध्यान रखना वर्गमूल के अंदर कभी माइनस चिन्ह नहीं आता। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब वो संख्या कैसी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। उसके उदाहरण हो गए, ये हो गया जैसे -√5 हो गया, रूट के अंदर -5, ये मान लो ये होता -4, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर -1 आता है तो इसको आयोटा कहा जाता है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू होती है √, के अंदर -1। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, जो भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। और काल्पनिक संख्याओं का मतलब कि अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आता है तो वो संख्याएं कैसी होंगी, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब एक और है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होंगी कि अगर वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की संख्याओं को जोड़कर या घटाकर लिख दिया जाए तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वास्तविक संख्या लिखी मैंने 2 और इसमें जोड़ दिया मैंने एक काल्पनिक संख्या रूट के अंदर -3, तो ये जो संख्या होगी ये कैसी संख्या होगी, एक काल्पनिक संख्या
सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, अब ये है जैसे -5, इसमें जोड़ दिया मैंने -6, इस तरीके से, तो ये भी क्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को जोड़कर या घटाकर लिख दिया जाए तो वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हुआ हमारा संख्याओं का वर्गीकरण कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कितने प्रकार की होंगी, और ये मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं की बात करना चाहूँगा। ठीक है, कि प्राकृत संख्याओं की कंडीशन क्या क्या है। तो पहला है प्राकृत संख्याएं, ठीक, नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये मैं बता चुका हूं कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक पहली कंडीशन ये है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम शब्द लगा हुआ है मतलब इसका हो गया कि जहां से प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं तो 1 से स्टार्ट करके प्रथम n तक की संख्याओं का, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 से n तक की संख्याओं के जो योग का फॉर्मूला है, अगर मैं इनका योग करना चाहूं तो योग का जो फॉर्मूला होगा वो होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में क्या आएगा, 2। ठीक है, तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर ये होता 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से हमें 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से स्टार्ट होना चाहिए n तक, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 100। तो अगर मैं इनका योग निकालना चाहूँ तो योग के लिए क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, n की वैल्यू 100, उसमें प्लस 1 करेंगे मतलब ये हो गया 101 और भाग देंगे किसका, 2 का, तो 2 से ये तो कट गया 50 बार, और 50 का गुणा अगर करें हम 101 में तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5050। ठीक है, देखिए आगे ऐसा ही एक दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लें, मान लो क्वेश्चन ये होता कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो क्या होगा, देखिए 1 से 50 तक, 1 से स्टार्ट होकर कहीं तक, तो n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी होगी, 50, और हमें निकालना है योग, और योग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 51 और बटे में कितना आया, 2, तो 2 से ये कट गया 25 बार। अगर इनका हम गुणा करें 25 एकम 25, ये हो गया 25 दूनी 50, 125, तो ये आएगा 1275। ठीक है, तो 25 का गुणा अगर 51 में करेंगे तो ये आएगा कितना, 1275। ठीक है, तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के योग के लिए n इंटू n प्लस 1 बटे 2 वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए मान लो क्वेश्चन ये आ जाता, अब अगला क्वेश्चन है कि मान लो ये होता कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। 51 से 100 तक, अगर ये 1 से 100 तक होता, अगर ये 1 से 100 तक होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, और 1 से 100 तक के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 और बटे में क्या था, 2। ठीक है, पर ये 1 से 100 तक नहीं है, ये कहां से कहां तक है, 51 से 100 तक, मतलब इसमें 1 से 50 तक की संख्या नहीं दे रखी, तो 1 से 100 तक का योग निकालेंगे और उसमें से 1 से 50 तक का जो योग है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 100 तक का योग, यहाँ n की वैल्यू 100, तो योग के लिए n इंटू n प्लस 1 और बटे में क्या आएगा, 2, तो ये तो आ गया हमारा 5050।
इसमें से घटाना है 50 तक का योग। तो अब है n की वैल्यू 50, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 और बटे 2, तो ये आ गया 25, गुणा करने पर ये आएगा कितना 1275। 5050 में से अगर मैं 1275 घटाता हूं तो ये हमारा आ जाएगा कितना 3775। ठीक है, तो 51 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए ये हो गया, पहले 1 से 100 तक का योग निकाला, और कहां तक की संख्या नहीं दे रखी 50 तक, तो उसमें से 1 से 50 तक का योग क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर होगा 3775। ठीक है, अब देखिए अगर संख्याएं बीच में से हमें कहीं दे रखी हैं, जैसे यहां 51 से 100 तक दिया था, तो इसका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो संख्याएं दे रखी हैं 1 से कहीं से भी हो सकती हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को जोड़कर लिखिए। 100 प्लस 51, उन संख्याओं को जोड़कर लिख दिया। अब उन संख्याओं को घटाकर लिखिए। 100 में से 51 घटा दिया, पहले दोनों को जोड़ा फिर दोनों को घटाया। अब इसमें एक जो है वो अलग से जोड़ना है, घटाने वाले में अलग से एक जोड़कर चलना है, और भाग हम किसका देंगे 2 का। पहले दोनों को जोड़कर लिखा, फिर दोनों को घटा दिया और उसमें एक क्या कर दिया अलग से जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया, तो ये हो गया हमारा 151। 100 में से 51 घटाए 49 और 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया 50, और भाग देंगे किसका 2 का, तो ये कट गया 25 बार। अब गुणा करें, 25 का गुणा 1 में 25 एकम 25 हासिल 2, 25 5 125 और 2 हो गया 127 हासिल 12, 25 और 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3775। ठीक है, तो योग निकालने के लिए ध्यान रखना है कि अगर 1 से शुरू है तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 कीजिए, और अगर संख्याएं बीच में से अगर दे दी जाती हैं तो ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जो पहले बताया था वो भी आसान है। ठीक है, इसमें क्या किया कि पहले इन दोनों को जोड़कर लिखा, फिर इन दोनों को घटाया और उसमें एक अलग से जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब मान लो अगर क्वेश्चन 51 से 100 की जगह यह होता कि 75 से 97 तक का योग ज्ञात कीजिए। 75 से 97 तक की संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। ठीक है, तो बीच में से संख्या उठाई गई हैं। एक तरीका तो ये हो सकता था कि 1 से 97 तक का योग हम निकालें। भाई स्टार्टिंग 1 से होगी तो फॉर्मूला लगता है, 1 से 97 तक का योग निकाला और इसमें से कहां तक की संख्या नहीं है 74 तक, तो वो मैंने घटा दिया 1 से 74 तक का योग। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा, सॉल्व तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन करनी है अब तो। दूसरा तरीका क्या होगा कि बीच में से अगर संख्या है तो पहले दोनों को जोड़कर लिखिए 97 प्लस 75, अब दोनों को घटाइए 97 माइनस 75 और एक अलग से जोड़िए और भाग किसका देंगे 2 का। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 7 5 12 हासिल 1, तो ये हो गया 172 गुणा 97 माइनस 25 करेंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 23 और भाग किसका दिया 2 का। तो 2 से ये कट गया 2 8 16 2 6 12। ठीक है, 23 का गुणा करना है 86 के साथ, तो अगर इसका गुणा करें तो ये आएगा 23, तो ये आ जाएगा हमारा 1978। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। मान लो क्वेश्चन ये होता कि बताइए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से 24 प्लस 25, उसके बाद 24 प्लस इस घटाते हुए 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 6 इस तरीके से बढ़ते हुए 24 25 तक आ गए, 25 के बाद 24 23 वापस घटते हुए 1 तक पहुंच गए। आसान क्वेश्चन है। तरीका तो ये है कि 1 से यहाँ देखिए 2 सीरीज है यहाँ पर, एक तो है 1 से 25 तक और अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूँ तो यहाँ है 1 से 24 तक। ठीक है, तो पहले 1 से 25 तक वाला जोड़ूं तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो n का योग तो आएगा n इंटू एन प्लस 1, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 और बटे में क्या आएगा 2 प्लस यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 24, तो n की वैल्यू 24, n प्लस 1 करेंगे तो 25 और बटे में क्या आएगा 2, तो ये तो कट गया 13 बार।
और ये कट गया 12 बार। ठीक है, दोनों में से अगर मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा 12, तो 25 गुणा 13 12 कितना हो गया, ये भी 25, तो आंसर हमारा कितना आएगा 625। ठीक है, तो 1 से 25 तक का योग निकाल दिया और यहाँ पर 1 से 24 तक का योग निकाल दिया। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर संख्याएं 1 से शुरू होकर बढ़ते क्रम में कहीं तक जाती हैं और फिर वापस से घटकर 1 पर ही आ जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में योग निकालने के लिए बहुत आसान है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, उसका हम करेंगे स्क्वायर, वही क्या होगा हमारा आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 25, और 25 का अगर करेंगे स्क्वायर तो हमारा आंसर कितना होगा 625। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन अगर ये होता है 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते हुए +49 +50 और ये वापस 49 से घटते हुए 3 2 1, ये हो गया। ठीक है, 1 से बढ़कर 50 तक गया, फिर घटते घटते 1 पर आ गया, तो बड़ी संख्या 50 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा 2500। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम प्राकृत संख्याओं पर, सम संख्याओं पर, विषम संख्याओं पर, इन सभी संख्याओं पर और भी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तब तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम तीनों सब्जेक्ट की क्लासें रेगुलर देंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की, तो कृपया हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।